डॉक्टर अनिल जैन जी, जो प्रदीप चौहान जी ने कहा, बड़े लॉजिक वाली, बड़े मुद्दों वाली बात है कि आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि आपके किस संवैधानिक पद की मजाक उड़ रही है, पूरी दुनिया आपको टारगेट कर रही है। ये सब सीन क्यों हो रहा है जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं? भाजपा ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठा रही है? संजय जी, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है। मेरी 65 साल की आयु हो गई, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं देखी। नौजवान भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, निजीकरण हो गया। अशोका यूनिवर्सिटी जैसी में तो लाखों रुपए की फीस है बीए की, ताबड़तोड़ निजीकरण हो रहा है, सरकारी भर्तियां बिल्कुल बंद हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में साफ नजर आ रहा है मोदी जी को कि अगली चुनावों में वो बुरी तरह से हारेंगे। और अब की बार ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ही गठबंधन है इंडिया का। अब की बार जनता इतनी त्रस्त है कि कमान जनता अपने हाथ में ले चुकी है, जैसे 1977 में ले ली थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो तंग जनता ही है जिसको महंगाई का, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी ने, मोदी जी ने एक तरह से पैनिक बटन दबा दिया है। तो क्या कहते हैं कि मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा। तो अब वो थोड़ा रायता फैलाना की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान दाएं बाएं भटक जाए। बचपन में हमने मैं कह रहा हूं कि बचपन में हमने आपने सबने पतंग उड़ी है, तो पतंग के जब पेच लड़ाते थे, पतंग कट जाती थी, उसके पीछे भाग करके पकड़ने की कोशिश करते थे कि भाई ये एक रिवार्ड है पतंग काटने का। लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा होता था नेगेटिव मेंटेलिटी का, वो आके पतंग को फाड़ देता था। तो अभी जो चल रहा है इस सरकार में वो यही चल रहा है कि रायता जितना फैला सकते हो फैलाओ। कभी सीए का मुद्दा लाओ, उसको 6 महीने चलाओ, फिर बंद कर दो, कभी भारत कर दो, कभी सनातन कर दो। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन ये कुछ भी कर लें, जनता इतनी नाराज और इतनी तरस है कि अगले चुनाव में मोदी जी रिपीट होने नहीं वाले, जनता रिजेक्ट करने वाली है जी। ये तो आप मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत एडवांस में आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, आप दिल्ली में बैठते जी, हैं, मैं जनता में घूमता हूँ, जिससे बात करो यही कहता है कि भाई साहब धंधे पिटे पड़े हैं, धंधा नहीं चल रहा। ये हर एक के मुंह पे बात आके, छोटा व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा फैक्ट्री वाला हो, रेडी पटरी वाला हो, हर कोई ये कह रहा है जी। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मैं मान सकता हूँ आपकी बात। राशिद जहीर जी, बड़ा ताज्जुब हुआ, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव चल रहा है घोसी का, मेरी टीम वहां गई, क्षितिज कांत मेरे रिपोर्टर वहां गए। है चुनाव, उपचुनाव छोटा सा, लेकिन पूरे देश की निगाह है, क्योंकि इंडिया का यानी इस गठबंधन का पहला चुनाव है। और समाजवादी पार्टी ने वहां क्षत्रिय को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी रणनीति करती है, बात करती है पिछड़े दलित मुसलमान की, लेकिन नया प्रयोग किया, वहां पे उन्होंने एक क्षत्रिय को टिकट दे दिया। और वहां पे घोसी के जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्षत्रिय बड़ी संख्या में, जो बीजेपी का बेस वोट माने जाते थे, वो महंगाई, बेरोजगारी के कारण और ऐसे मुद्दों के कारण वो बीजेपी के खिलाफ शुरू कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के जो स्टेप हैं, जैसे अनिल जैन जी ने कहा, ये आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं भाजपा के स्टेप। कारण क्या है? 6-7 महीने पहले हर पॉलिटिकल पार्टी सोच समझ के कदम उठाती है, लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, राशिद जहीर जी, क्या आपको लगता है ये बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे? संजय भाई, G20 के दौरान जब ये मुद्दा सामने आया है, किसी भी अक्लमंद आदमी के लिए ये बात को डाइजेस्ट करना कि इंडिया और भारत का मुद्दा G20 के दौरान आया है, इससे साफ नजर आ जाता है कि ध्यान भटकाना है। दूसरा मकसद भी है, उस पर भी आऊंगा, लेकिन छोटे शब्दों में बताऊं मैं आपको कि जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को बनने वाला था कि अडानी के बारे में आप बताएंगे, और चीन के राष्ट्रपति जो आपकी बात सुने बिना चले गए थे G20 में, जिस तरह से आप अपनी बगले बजा रहे हैं, वहां बिना डिक्लेरेशन के ये बात होने वाली लगभग तय है। जो काम माली डिक्लेरेशन कर चुका, माली कर चुका, इंडोनेशिया कर चुका, आप नहीं कर पाएंगे। इन दो चीजों से, इन दो विफलताओं से बचने के लिए आपने ऐसे वक्त में भी एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसके बारे में आप खुद जानते हैं कि इतनी जल्दी ये करना संभव नहीं है। एक बात तो है ये, एक बात के पर्दे में 100 बात करे है, दिल उनसे तमन्नाएं मुलाकात करे है, हाय उस शौक का अंदाज तकल्लुम। एक बात के पर्दे में 100 बात करे है, हर बात को हटाना, मुद्दे से भटकाना। बेरोजगारी की बात आप कह रहे हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई हुई है कि
प्रतिशत आमदनी 1% लोगों को मिली हुई है। भारत के 77% आमदनी जो है वो 10% लोगों के पास है। ऐसे तमाम मुद्दों से नजर हटाना इस भारत में और इंडिया के अंदर छेड़ देना है। पहली बात तो है ये। दूसरी बात सर, मैं इसके बारे में ये भी कहना चाहता हूं संजय भाई कि 18 तारीख इस देश की, अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको, एक ऐसी तारीख रकम होने वाली है कि शायद आपको म्यांमार और श्रीलंका के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इन दोनों देशों ने भी नाम बदले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम इसी सत्र में बदल जाएगा, प्रस्ताव लाया जा सकता है। नवंबर में नया सत्र शुरू होगा, शायद उस समय कोई बात बने। लेकिन आप ये देख लीजिए कि श्रीलंका के अंदर जब उसका नाम 1972 में चेंज हुआ और उसके बाद वो जो है सिरोन से जो श्रीलंका बना, वहां बौद्धिस्ट ने वहां तमिल्स के साथ क्या किया है। बर्मा 89 में जब चेंज हुआ है तो वहां पर क्या हाल हुआ है दूसरे लोगों के साथ। आप नाम बदल करके क्या क्या समझाना चाहते हैं, क्या क्या टेस्ट करना चाहते हैं। अभी सर ने कहा था कि ये पानी में फेंक के पत्थर मार के देखा जा रहा है। दरअसल बहुत बड़ा झटका धीरे से देने की कोशिश की जा रही है। संविधान के बारे में मैं बता दूं कि जो बात कहते हैं ना पूरी दुनिया के खतरे में है। अब यकीन मानिए लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, लिटमस टेस्ट, कि ये नाम बदलने पे कितनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या होता है। तो ये तमाम चीजें भटकाने की बात है। और दूसरी बात सर, मैं आपको किसी और, आप एक बात जरूर रखिएगा कि भविष्यवाणी के बारे में आप बहुत बात करते हैं कभी कभी कि क्या होने वाला देश में। आप दुनिया के बारे में भी तो पता करेंगे, बादल सर यहाँ मौजूद हैं, कि 1924 से लेकर 2024 के बारे में दुनिया का पूरा समीकरण कितना बदलने वाला है और उस समीकरण का भारत में क्या असर होगा। आप समझिए कि 2024 में जब टर्की आजाद होने वाला, लगभग उस मुहायदे से भारत में क्या होने वाला, लोगों ने क्या क्या पेशनगोइयां कर रखी हैं, भविष्यवाणी कर रखी हैं, उस और कदम जा रहा है। आप मणिपुर की घटना लें या राजस्थान की बात लें या आप बंगाल की बात लें, मैं बड़ी लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि बात करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगला एपिसोड इस बात पर जरूर रखिएगा कि तमाम चीजें उस जगह जा रही हैं। वो भविष्यवाणी अगर मैं कर दूंगा तो आप यकीन मानिए आपको एडिट करना पड़ जाएगी मेरी तमाम बात। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर कि ये जो पूरा का पूरा भरंबा बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर और ये लगा करके अंदर, इसके अंदर टेक्निकली भी अगर हम बात करेंगे इसमें 50 बातें निकल आएंगी। बाबरी मस्जिद का मुद्दा निकल कर आया, 4-1 या 3-2, उसे छोड़ दीजिए। अब आप ये कहने लगेंगे कि साहब उस जमाने में 38 लोगों ने भी इस बात का जो है समर्थन किया था भारत का, लेकिन तो बाबरी मस्जिद का समर्थन भी तो एक आदमी ने किया था।